हेलो नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं पीवाईक्यू प्रश्नों का संग्रह है ये, ठीक है। तो ये जितने भी पीवाईक्यू प्रश्नों का संग्रह है, ये बिहार से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम्स हुए उनसे जुड़ा हुआ जो पूछा गया प्रश्न है, जो बार बार पूछे जाते हैं किन किन एग्जाम्स में, जैसे बीपीएससी में पूछा हुआ बार बार क्वेश्चन, बिहार एसआई में पूछा हुआ प्रश्न है, बिहार एसएससी में पूछा हुआ प्रश्नों का ये संग्रह है जो बार बार उस एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। उन्हीं प्रश्नों के संग्रह को हम वापस लाए हैं, ठीक है, जो एग्जाम्स में आपके आने वाले हैं बिहार एसएससी का, ठीक है, उसमें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बिना बात की देरी किए हम लोग करते हैं प्रश्नों के संग्रह का विश्लेषण। पहला क्वेश्चन बोलता है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में कौन सी तो 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो किस प्रधानमंत्री काल में? जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। ये याद रखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये आपको पता होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात है इसमें और जानने वाली क्या है, तो अनुसूची शब्द आया था। अनुसूची याद रखिएगा, अनुसूची आपको पता है 12 अनुसूची है अभी, ठीक है, 12 अनुसूची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ से शब्द है संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार को कौन सा आर्टिकल में आता है? ये आर्टिकल 32 इसमें आता है, आर्टिकल 32 में आता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और संवैधानिक उपचार को आर्टिकल 32 हम लोग जानते हैं संवैधानिक उपचार को, ठीक है। इसको संविधान की आत्मा बोलते हैं, संविधान की आत्मा किसने बोला है? तो इसको बी.आर. अम्बेडकर साहब ने बोला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राज्यसभा की क्या है? राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र में? कहने का मतलब है राज्यसभा को लोकसभा के समान क्षमता को किस क्षेत्र में दिया गया, किस क्षेत्र में है? तो संविधान में संशोधन करने में राज्यसभा में कोई उतना ही ताकत है जितना लोकसभा को है। तो अब चलिए मेन बात है, संविधान में संशोधन किस आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल में आता है ये? तो संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो यहाँ तो आपको पहले ही बता दिया, राजस्थान पहला राज्य है जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। दूसरा राज्य कौन सा है यहाँ पे? आंध्र प्रदेश। तो भारत का दूसरा राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। राजस्थान के याद रखिएगा, राजस्थान का कौन सा? नागौर जिला। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कौन सा है। तो नागौर में कब हुआ था? 2 अक्टूबर को 1959 को 1959 में ये राजस्थान हुआ था। आंध्र प्रदेश में कब हुआ था? तो ये बात याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1959 को। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पंचायती राज से। पंचायती राज किसका विषय है? तो पंचायती राज कहने का विषय है तो किसका है? राज्य सूची का विषय है। आपको पता है सूची कितने हैं? संघ सूची होता है एक, ठीक है, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची होता है, ठीक है, 3 सूची। संघ में केंद्र का काम होता है पूरा का पूरा, राज्य में राज्य का पूरा काम होता है, समवर्ती में केंद्र और राज्य मिल करके काम करते हैं, ठीक है। ये जैसे हो गया इसमें वन जंगल जो होता है ना, केंद्र और राज्य दोनों मिल के काम, ठीक है। शिक्षा भी केंद्र और राज्य दोनों मिल के काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इन सब चीज़ों से आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखिए एक शब्द है पंचायती राज। पंचायती राज के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? पंचायती राज से जुड़ा हुआ पहला बात आपको जाननी है, किस संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया? तो याद रखना है, ठीक है। पंचायती राज कौन से अनुसूची में? सबसे पहली बात तो ये 11वीं अनुसूची में। किसमें? 11वीं अनुसूची में है। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो याद रखना 73वां संविधान संशोधन 1993 को जोड़ा गया था, ठीक है। इसके अंदर कितने कार्य क्षेत्र हैं? तो 29 कार्य क्षेत्र को जोड़ा गया था, 29 कार्य क्षेत्र को जोड़ा गया था। किसमें? पंचायती राज में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा योजना। कौन सी है? मुद्रा योजना किससे संबंधित है? तो मुद्रा योजना का संबंध किससे है? तो सिडबी से संबंधित है मुद्रा योजना। अब यहाँ पे सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखिए, सिडबी के बारे में पूछ लेता है बार बार, सिडबी। अब सिडबी तो यहाँ पे आ गया सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर को हुई थी, ठीक है, 2 अक्टूबर 1990 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? सिडबी की स्थापना। क्वेश्चन पूछा जाता है सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? लखनऊ में है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लखनऊ और सहारनपुर, लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को किस जगह पर रोककर लूट लिया गया था? लूट लिया गया था कहाँ पे? तो काकोरी में लूट लिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार घुमा फिरा के पूछता आपको कि काकोरी कांड हुआ कब था? तो 9 अगस्त 1925 को। तो कौन सी कहाँ से कहाँ चलती थी ट्रेन? तो लखनऊ से सहारनपुर के बीच में चलती थी। ठीक है, अब ये कभी कभी पूछ लेता है काकोरी कांड जो हुआ था, ठीक है, काकोरी कांड हुआ था, ये किस संगठन का बारे में पूछ लेता है, किस संगठन का काम था ये काकोरी कांड? तो याद रखिए HRA। किसका था? HRA का था। अब कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा काकोरी को लेकर पूछता ये प्लान किसका था? HRA के थी, ये संगठन थे, प्लान उसमें किसका था? तो प्लान था उसमें किसका? राम प्रसाद बिस्मिल। याद रखिएगा, नाम बहुत जरूरी है याद रखना, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल और कौन थे? अशफाक उल्लाह खां, अशफाक उल्लाह। ठीक है, इन दोनों का नाम जरूर याद रखिए, इन दोनों का प्लान था ये। ठीक है, अब इनसे जुड़ा हुआ कुछ कुछ बात रहता है। इसको अंजाम किसकी ने दिया था? काकोरी कांड को अंजाम देते बहुत सारे। ठीक है, उनमें कुछ का नाम आपको बताते हैं। बिस्मिल खान, ठीक है, बिस्मिल खान। ठीक है, और किस किस का? चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आप लोग बहुत सुने होंगे, चंद्रशेखर आज़ाद का। ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी का नाम सुने होंगे, राजेंद्र लाहिड़ी। क्वेश्चन कभी कभी दे देता है मिलान करने में, तो इसीलिए याद रखना। सचिंद्र बख्शी का नाम, केशव चक्रवर्ती का नाम, बनवारी लाल का नाम सुनेंगे, मुरारी लाल का नाम, मनमंथ नाथ गुप्त का नाम सुनेंगे, मुकंदी लाल का नाम सुनेंगे। ये बहुत सारे नाम हैं, लेकिन आपको ये याद रखने हैं नाम, कभी कभी कोई एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपने लोग। किस आंदोलन के दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था? हिंदी को पूरे देश के लिए बोल रहा है, भाषा के रूप में अपनाया गया था। कौन? असहयोग आंदोलन के टाइम में। ठीक है, हिंदी को पूरे देश की भाषा के रूप में अपनाया गया था। अब पहली बात तो ये बात आप किया था, तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? ठीक है, याद रखना है अगस्त 1920, अगस्त 1920 में स्टार्ट हुआ था। 1920 से लेकर 1922 तक चला था। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछता है आपसे कि असहयोग आंदोलन बंद कब हुआ था? किस वजह से बंद हुआ था? चौरी चौरा कांड की वजह से, चौरी चौरा कांड की वजह से हुआ था। यूपी में कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश में ये कांड हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा कांड, जिसमें थाने को जला दिया गया था। ठीक है, तो हिंसक होने की वजह से महात्मा गांधी ने इसको बंद कर दिया था। तो अब पूछ लेता कभी कभी चौरी चौरा कांड हुआ कब था? तो ये 5 फरवरी, याद रखना, 5 फरवरी 1922 में हुआ था ये चौरी चौरा कांड। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। ठीक है, क्लोज कब हो गया था? 5 फरवरी को यह कांड हुआ था, और गांधी जी ने 11 फरवरी याद रखना, 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। तो आपको याद रखना है, बंद हुआ था 11 फरवरी को, चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका, क्या है? प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने किसका नाम दिया था? तो किसका नाम दिया था? भिक्षावृत्ति की राजनीति बताया था, भिक्षावृत्ति की राजनीति बोला था किसने? गरम दल के नेताओं ने। ठीक है, तो ये याद रखना। अब याद रखिए यहाँ पे गरम दल आ गए, तो याद रखना आईएनसी में गरम दल और नरम दल, ये दो, तो इसमें गरम दल ये दोनों अलग अलग हुए थे आईएनसी से। कब पूछा जाता है? गरम दल और नरम दल। ठीक है, ये अलग अलग हो गए थे आईएनसी से। कब? 1907 ईस्वी में। कब? 1907 ईस्वी में। तो ये कहाँ हुआ था? 1907 ईस्वी में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, लखनऊ में। कहाँ पे? सॉरी 1907 में ये सूरत में हुआ था। ठीक है, सूरत में। 1916 का जो लखनऊ में हुआ था ना, याद रखना, 1916 में जो जब लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में, तो गरम दल और नरम दल और कौन सा? मुस्लिम लीग, ये तीनों के तीनों साथ में आ गए थे देश की आज़ादी को लेकर के। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना, लखनऊ में साथ आ गए थे गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग, और 1907 में गरम दल और नरम दल अलग हुए थे। ठीक है, तो ये भी याद रखने वाली है, जो कि सूरत में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फणींद्रनाथ घोष किसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी कि हत्या किसने की? कहने का मतलब फणींद्रनाथ घोष ने ये गवाही दे दिया था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बारे में, जिसकी वजह से इनको फांसी हो गई थी कि इसकी हत्या, बोले तो फणींद्रनाथ घोष की हत्या किसने की थी? तो बैकुंठ शुक्ल ने किया था, बैकुंठ शुक्ला था, इन्होंने किया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, बैकुंठ शुक्ला। अब याद रखो, क्वेश्चन पूछा जाता है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी पड़ी थी, ठीक है, तो किस आरोप में किया था? सैंडर्स की, याद रखना, सैंडर्स
की हत्या के आरोप में, सैंडर्स की हत्या के आरोप में फांसी की सजा हुई थी। अब ये पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई कब थी, तो ये बात याद रखना 23 मार्च को। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी इन लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आईएनसी का 53वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था, तो कहाँ पे, रामगढ़ हजारीबाग में किया गया था। 53वां सत्र कहाँ पे, रामगढ़ हजारीबाग में। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है इसकी अध्यक्षता किसने किया था, अध्यक्षता किसने किया था, मौलाना आज़ाद ने किया था। ये क्वेश्चन मौलाना आज़ाद ने किया था। याद रखना आईएनसी में सबसे ज़्यादा समय तक आईएनसी की अध्यक्षता करने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है, मौलाना आज़ाद के नाम है। 1940 से लेकर के 1946 तक ये आईएनसी के अध्यक्ष रहे थे। कौन, मौलाना आज़ाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रेशर कुकर में खाना पकाने में कम समय क्यों लगता है, तो प्रेशर कुकर में खाना पकाने में कम समय लगने का कारण है कि पानी की क्वथनांक को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देता है, तो कौन, इंसुलिन जो है ना, ग्लूकोज की अधिकता को क्या करता है, ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है, तो न्यूरॉन क्या होता है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंशधारा जल विवाद, ये क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा जरूर। वंशधारा जल विवाद का संबंध किन राज्यों से, वंशधारा जल विवाद का संबंध कौन सा है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाओं के कारण कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी, अब पूछ लेगा दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी कहलाता है, कौन सा, तो लाओस कहलाता है। तो सबसे पहली बात ये, दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी लाओस को कहा जाता है। कहने का मतलब जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाओं के कारण, ठीक है, लाओस को दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन सा बोल रहा है, प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था, तो नंद वंश था। तो याद रखना, अब नंद वंश है तो नंद वंश के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका संस्थापक कौन था, तो कौन था, महापद्मनंद। और इसका अंतिम शासक भी याद रखना है, घनानंद, ठीक है। और घनानंद को हरा कर ही मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना किया था, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने लोग। अशोक के किस अभिलेख में अकाल बोले तो दुर्भिक्ष का उल्लेख किया गया, तो सोहगोरा अभिलेख में। तो याद रखना ये सोहगोरा अभिलेख में, ठीक है। सबसे पहली बात, अब यहाँ पे अभिलेख आया, अभिलेख के अध्ययन को क्या बोलते हैं, इपिग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इपिग्राफी बोलते हैं, ठीक है। चलिए और जानने वाली बात क्या है इससे जुड़ा हुआ, अशोक के, याद रखिए अशोक के अभिलेख को पढ़ा किसने था, सबसे पहले क्वेश्चन आता है बार बार, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था किसका है, अशोक के अभिलेख को। तो ये बात आपको जाननी चाहिए, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था, तो कौन सा करता था, फौजदारी न्याय करता था। मौर्य काल में कंटक शोधन, याद रखना है ये, कंटक शोधन फौजदारी का न्याय करता था, ठीक है। चलिए अब वैसे भी आपको तभी ऑलरेडी बता चुके हैं, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, संस्थापक, और इसको घनानंद को हरा के किया था, ठीक है। और दूसरी बात याद रखना, मौर्य काल में ही चंद्रगुप्त मौर्य तो था ही, उसके बाद कौन सा, अशोक भी इसी वंश से थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त की थी, कौन, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि प्रदान किया था। इसी चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था, कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा कौन था, समुद्रगुप्त, ठीक है, कौन था, समुद्रगुप्त। ये बात याद रखना। और समुद्रगुप्त को ही क्या बोला जाता है, कविराज के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, कविराज के नाम से जानते हैं, या इसको भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है, ठीक है, भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये सब आपके जानने की चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सुल्तान ने सेना में दाग और चेहरा लागू किया था, तो किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। दाग और चेहरा किसने लागू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने
ये खिलजी वंश से था और खिलजी वंश का पूछ लेगा। खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ था। दिल्ली सल्तनत खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। याद रखिए कौन सा? जलालुद्दीन खिलजी इसका संस्थापक था खिलजी वंश का। पूछ लेता आपको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत है तो आपको याद रखना है ये दिल्ली सल्तनत से जो आता है, दिल्ली सल्तनत इसमें कितने वंश थे ये भी आपको याद रखना है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, ठीक है, तुगलक वंश, सैयद वंश और लास्ट में लोधी वंश। ये इन सभी पांचों वंश का नाम आपको सीरियली जरूर याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह की भू लगान व्यवस्था को किससे तुलना की जा सकती है? शेरशाह की भू लगान व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था से तुलना की जा सकती है। अब रैयतवाड़ी ये अंग्रेजों के टाइम में था। ठीक है, तब याद रखिए अंग्रेजों के टाइम में 2-3 चलती थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुनरो ने स्टार्ट किया था। ठीक है, ये बात याद रखना है। ठीक है, एक चलता था कौन सा? महालवाड़ी। याद रखना है कौन सा? महालवाड़ी। ठीक है, और ये महालवाड़ी जो था, महालवाड़ी को किसने स्टार्ट किया था? तो हॉल्ट मैकेंजी ने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन पूछता है महालवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया था? तो हॉल्ट मैकेंजी ने। एक आप बोलते थे जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था नाम सुने होंगे। जमींदारी व्यवस्था को स्टार्ट किया था किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, तो ये भी जरूर याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो बाजीराव द्वितीय ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। अब ये देखिए मराठा पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार किया था, तो तीसरा था ये क्या था? तीसरा था थर्ड एंग्लो मराठा वार बोलते हैं इसको, मराठा युद्ध। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध था ये, जिसमें मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया था बाजीराव द्वितीय ने। ठीक है, तो तीसरा। अब देखो ये हुआ कब था? क्वेश्चन पूछ लेता है। अब सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी चाहिए 3 मराठा वार हुआ थे। 3 मराठा एंग्लो मराठा वार हुआ था। ठीक है, पहला कब हुआ था ये बात याद रखना। फर्स्ट पहला हुआ था कब? 1775 से लेकर के ये युद्ध चला था 1782 ईस्वी तक। दूसरा कब हुआ था? दूसरा कब से कब तक लड़ा था? 1803 से लेकर के 1805 ईस्वी तक चला था। ठीक है, और थर्ड चला था कब से कब? 1817 से लेकर के 1819 तक। ठीक है, यही तीसरा था जिसको आप जब पढ़ रहे हो, मराठा सहायक संधि को स्वीकार किया था बाजीराव द्वितीय तीसरा युद्ध के बाद। ठीक है, तो ये था। ये तीनों आपको याद रखने हैं डेट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछा जाता है। पहला एंग्लो मराठा वार कब हुआ था, दूसरा एंग्लो मराठा वार कब हुआ था, तीसरा एंग्लो मराठा वार कब हुआ था। चलिए नेक्स्ट, वह पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था? तो कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी। इसी को बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के बारे में 2-3 बातें आपको बहुत जान के रहनी चाहिए, इसलिए कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या है दादा भाई नौरोजी को लेकर के। इसको आईएनसी की अध्यक्षता ये काफ़ी बार किए थे। ठीक है, आईएनसी की अध्यक्षता पूछता है कितनी बार दादा भाई नौरोजी? 3 बार किए थे। कब कब किए थे इन चीज़ों को? आईएनसी के 1886 ईस्वी में किए थे आईएनसी की अध्यक्षता, जो कि कलकत्ता में हुआ था। 1893 ईस्वी में हुआ था, किए थे अध्यक्षता, और 1906 ईस्वी में आईएनसी की अध्यक्षता 3 बार किए थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, और इसकी एक पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसकी पुस्तक का नाम काफ़ी ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन बिहार के किस शहर में हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? तो गया में हुआ था 1922 ईस्वी में। अब देखिए बिहार का 2 जो आईएनसी की अध्यक्षता हुई थी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था। एक तो 1922 ईस्वी में गया में हुआ था, ये 1922 ईस्वी में गया में हुआ था। ये पूछा जाता है कौन सा माह था? यह आईएनसी का 37वां अधिवेशन था। कौन सा था? 37वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो चित्तरंजन दास ने किए थे। किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था इसकी अध्यक्षता। क्वेश्चन पूछता है इसीलिए याद रखिए। एक 1912 ईस्वी में हुआ था, ये तो 1922 में हुआ। एक 1912 ईस्वी में हुआ था। ये कौन सा? ये 27वां अधिवेशन था। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा जाता है। 27वां अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और ये 1912 में जो हुआ था ये बांकीपुर में हुआ था। ये पटना का बांकीपुर आप काफ़ी सुने होंगे, पटना के बांकीपुर में हुआ था 1912 में।
अब आपसे पूछेगा 1912 वाला का अध्यक्षता किसने किया था? 1912 वाला का अध्यक्षता किया था कौन? चित्तरंजन दास। सॉरी 1912 वाला का अध्यक्षता किया था माधोलकर जी ने, माधोलकर ने, ठीक है, माधोलकर जी ने। 22 वाला किए थे चित्तरंजन दास, 12 वाला किए थे माधोलकर जी। ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको ये हम बता दें, ठीक है। तो आई होप आज का ये आपको टॉप 25 प्रश्नों का संग्रह और इसका विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। आज का दिन आपका शुभ हो। थैंक यू सो मच।